नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। चुनाव खत्म हो गए तो जाहिर है चुनावी मुद्दों को भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहां है। चुनाव दर चुनाव मुद्दे बहुत ज्यादा बदलते तो है नहीं, और कुछ मुद्दे तो भारतीय राजनीति में शाश्वत हैं। वो हर चुनाव में आपको अलग अलग आकार और प्रकार में दिखाई पड़ते हैं। आप पूछेंगे कैसे कैसे मुद्दे, तो जवाब बड़ा सीधा है। रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और आरक्षण का सवाल। पिछले 3 दशकों में भारतीय राजनीति में ये जबरदस्त तरीके से प्रभावशाली रहे हैं, और आरक्षण का सवाल एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आया है जिसे समय समय पर अपने तरीके से पक्ष प्रतिपक्ष ने इस्तेमाल किया है, और पाया ये गया है कि उसमें बहुत ज्यादा सफलता भी लोगों को मिली है। इस बार के नतीजे भी बताया ये जा रहा है कि आरक्षण के प्रश्न पर जबरदस्त तरीके से निर्धारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत 2014 और 2019 में हुई थी, उसमें अगर कोई मुद्दा शरण लेकर के आया तो वो यही मुद्दा था जिसने 63 सीट कम कर दी। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जेडीयू और एलजेपी और तमाम दूसरे सहयोगियों के दम पर ही सरकार बना पाई है। तो ये आरक्षण का मुद्दा आखिरकार इतना मजबूत कैसे है, और क्या आने वाले दिनों में ये आरक्षण का जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे भी घिरने वाली है? ये प्रश्न सभी के दिमाग में है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ है, जिन सहयोगियों के दम पर सरकार में है, वो खास तौर पर आरक्षण और उसमें भी मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर एक सा नहीं सोचते हैं। देखिए, आरक्षण के प्रश्न पर किसी के भी हृदय में जो भी बात हो, लेकिन संविधान अगर इस बात की इजाजत देता है तो फिर जाहिर है कि वो स्वीकार्य सबों को है, और अगर ये स्वीकार्य है तो फिर राजनीति की बात कहां से आ जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसके मन में दरअसल आरक्षण को पुनरावलोकित यानी कि फिर से उसका आकलन हो, वो करने की मंशा है। और यह आरोप कब लगे? साल 2015, आपको याद होगा, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कुछ इस तरह की बातें कही थी, रिव्यू से जुड़ी हुई, पुनरावलोकन से जुड़ी हुई आरक्षण की। और बिहार चुनाव के ठीक पहले दी गई ये लाइन अपने आप में इतना ज्यादा महंगी साबित हुई। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन ने इस एक लाइन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव में हरा दिया, और तब से लगातार ये प्रचार है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को चाहती है कि वो रिव्यू करे, और ऐसा वर्ग जो कि आरक्षण से लाभार्थी है, जिसे लाभ हुआ है, जिसके जीवन में बदलाव आया है, वो ऐसा कैसे होने दे सकता है? खास तौर पर दलित और पिछड़े इन समुदाय के लोग वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाते हैं, और उसका चुनावी असर भी देखा जा सकता है बखूबी। इस बार भी जब 400 का नारा प्रधानमंत्री ने दिया तो एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया, और उसने ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये जो 400 का नारा है, ये दरअसल प्रधानमंत्री को क्यों चाहिए? आखिरकार सरकार तो 272 में बनती है। तो जवाब ये है कि दरअसल संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और इसमें विपक्ष को नैरेटिव सेट करने में मदद किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही। उन्होंने ही ये बात कही बड़ी गंभीरता से। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने, चुनाव हार गए, उन्होंने कहा कि सरकार को जरूरत है 400 की, बहुत कुछ बदलना है संविधान में। अनंत हेगड़े, कर्नाटक से बड़े ही मुखर और अपने बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले नेता, उन्होंने भी यही बात कही। और भी कई नेता हैं जिनके नाम है, जिन्होंने इस तरह की बातें कही, और नतीजा ये था कि एक नैरेटिव सेट हुआ, और वो नैरेटिव महंगा पड़ा।
प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता बैकफुट पर, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको काउंटर किया जाए। और जब अपनी बातें कही जा रही थी कि भाई हम आरक्षण के समर्थक हैं और ये आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को देना चाहते हैं, काउंटर नैरेटिव तैयार किया गया। और वो काउंटर नैरेटिव कहीं ज़मीन पकड़ रहा था, कहीं नहीं पकड़ रहा था। बार बार कही जा रही थी कि देखिए कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो आरक्षण का दायरा है वो लाभार्थियों के लिए छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जानबूझकर तुष्टीकरण के लिए कई विपक्ष की सरकारें चाहती हैं कि उसमें मुस्लिम समुदाय के सभी जातियों को डाल दिया जाए और इस तरह से बैकडोर से आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती हैं। ये बात प्रधानमंत्री अपने तरीके से बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा ज़मीन पर असर हो रहा था या नहीं पता नहीं, लेकिन अचानक कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया 22 मई को, और 22 मई को जो फैसला आया उसने ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा दे दी। 22 मई के फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी जातियों को ममता बनर्जी की सरकार ने साल 2010 के बाद से लेकर अब तक ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया है, वो सारे फैसले सरकार के रद्द किए जाते हैं। यानी कि जिन मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में ले आई थी ममता सरकार, वो फैसला निरस्त किया जाता है। जो लाभ पा गए वो पा गए, उनसे लाभ लिया नहीं जाएगा, लेकिन आगे लाभ दिया नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने ऐलानिया कह दिया कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन चुनाव के दौर में इस एक फैसले ने अचानक भारतीय जनता पार्टी को एक ऊर्जा दे दी और उसने घूमकर ये लोगों के बीच बातें पहुंचाने की कोशिश की और कहा कि देखिए किस तरह से 118 जातियां मुस्लिम्स की बंगाल में सब की सब ओबीसी कैटेगरी में डाल दी गई। एक काउंटर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। देखिए कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, वहां की सिद्धरमैया सरकार ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दायरे में डाल दिया। देखिए आंध्र प्रदेश में वहां 4% आरक्षण ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए रिजर्व है। आंध्र प्रदेश, क्योंकि कहानी तो अब यही है। जो भी कही गई बातें, जो भी सुनी गई बातें, नतीजा सामने है। लेकिन इस नतीजे के बाद जो बची हुई कहानी है अभी वो तो घटित होनी बाकी है, क्योंकि बात आंध्र प्रदेश की हो रही है, जहां से आते हैं चंद्रबाबू नायडू, जो 16 क्रूशियल सीटें लेकर तैनात है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे हैं और एक तरह से कहें तो संजीवनी बूटी आज की तारीख में जिन दो दलों के पास है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो तीसरी सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें या तो वो संजीवनी बूटी है जनता दल यूनाइटेड के पास या फिर है वो टीडीपी के पास, तेलुगु देशम पार्टी के पास। और आरक्षण के सवाल पर और खास तौर पर मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर क्या कहा है टीडीपी ने, ये जानना बहुत दिलचस्प है और बहस यहीं तो हो रही है। देखिए सरकार का समर्थन जाहिर है कि वो सरकार में है तो सरकार में समर्थन भी दे रहे हैं और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी बहुमत के बावजूद आंध्र प्रदेश में उनको समर्थन दे रखा है। मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, दोनों एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। अंतर बस इतना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को के लिए तो वो संजीवनी है टीडीपी का समर्थन, लेकिन राज्य में टीडीपी को उतना समर्थन नहीं चाहिए। उसके पास खुद का बहुमत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले समर्थन करें ना करें उनकी सरकार कायम है। और ऐसे में वो जो ताकत है वो दिखने लगी है, ताकत वो जिसके जरिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से टीडीपी ने ऐलानिया कह दिया है कि आंध्र प्रदेश में जो 4% मुस्लिम आरक्षण चल रहा है वो चलता रहेगा, दशकों से चल रहा है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। आप एक पोजीशन
तेलुगु देशम पार्टी की ये है देखिए, और दूसरी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की, जिसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है कि मेरे जिंदा रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मैं इसे नहीं होने दूंगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी लाइन कह चुके हैं। दोनों इस विवादित मसले पर होने वाले टकराव को अवॉइड करना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद चंद्रबाबू सत्ता में लौटे हैं, वो केंद्र से टकराव नहीं चाहते हैं। केंद्र की सरकार भी नहीं चाहती है कि इस वक्त किसी से वो टकराव ले, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से वो बहुमत से 32 पीछे है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लिहाजा दोनों खामोश हैं, लेकिन अपनी अपनी बातें कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और बड़े मुखर तरीके से आंध्र प्रदेश की लाइन को सुनने के बाद महाराष्ट्र में जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के, अजीत पवार की एनसीपी, उसके तरफ से भी कह दिया गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दरअसल ये फैसला दिया है कि 5% आरक्षण मुसलमानों को महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, और आज तक किसी भी सरकार ने यह लागू नहीं किया है। और इसीलिए समय आ गया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए। दूसरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के जो ये कह रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण में हमारा यकीन है और हम चाहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण लागू हो। दरअसल क्या कहानी हुई है वो ये कि 4 सीटें मिली थी अजीत पवार को चुनाव लड़ने के लिए, मात्र 1 पर जीत हो पाई। और जहां जहां हार हुई, उस्मानाबाद, सिरूर, बारामती में तो आप जानते हैं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ रही थी, राज्यसभा भेजा जा रहा है, चुनाव हार गई। तो कहा यही गया कि वहां पर दलित, पिछड़े और मुसलमान ये वोट मिल ही नहीं पाए अजीत पवार के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को, लिहाजा हार हो गई। अब देखिए, ये बात कमोबेश अपने तरीके से कह दिया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कि 400 पार का नारा दे दिया, और 400 पार के नारे ने गलत नैरेटिव सेट कर दिया कि आरक्षण बदल दिया जाएगा 400 अगर आ गया तो, और उस चक्कर में हम हार गए। सबों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन कम से कम राज्य के चुनाव में बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होने जा रही है। और महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, विधानसभा चुनाव। और देखिए कि गजब का संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी हारी भी इन्हीं तीनों राज्यों में है और विधानसभा चुनाव भी इन्हीं तीनों राज्यों में होने हैं। और ऐसे में ये जो बातें कही जा रही हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहने वाली है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? क्या वो अपने सहयोगी टीडीपी, एनसीपी, इनकी बातें मान लेगी? अभी बिहार वाले साहब की तो एंट्री हुई नहीं है, नीतीश जी, वो क्या कहते हैं? क्योंकि मुस्लिम हितों के रहनुमाई में वो आरजेडी से पीछे नहीं है। और शुरुआत में जब नतीजे आ रहे थे तो किशनगंज की सीट पर जहां उन्होंने अपना मुस्लिम उम्मीदवार दिया था, बहुत देर तक लीड कर रहा था जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार। इसका अर्थ ये भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी उन पर विश्वास भी करती है। और ऐसे में ये जो टफ लाइन ली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, हम इसका विरोध करेंगे, क्या नीतीश समर्थन कर पाएंगे इस तरह की लाइन का? बिहार में पिछड़े मुसलमान और अति पिछड़े मुसलमानों की लंबी फहरिस्त है जो आज की तारीख में आरक्षण का लाभ उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? भारतीय जनता पार्टी कैसे कुछ कहेगी? क्योंकि देश में एक राज्य ऐसे थोड़ी ना है। मंडल कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उसके अनुसार 14 राज्य हैं जहां मुस्लिम्स को, खासतौर पर ओबीसी मुस्लिम्स को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। राजनीति तब आती है जब ओबीसी मुस्लिम्स के दायरे में बाकी तमाम मुस्लिम जातियों को जोड़ दिया जाता है, और जैसे कोर्ट ने फैसला लिया है, कई राज्यों में ऐसा लिया जा सकता है। और क्या ये तब टकराव की स्थिति बनेगी? अगर ओबीसी के दायरे में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है तो शायद ये उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे
तो उस दौर में करीब करीब 33 ऐसी जातियां थी गुजरात में जिसको कि आरक्षण मिल रहा था। लेकिन जब आप धर्म के आधार पर क्रिएट करते हैं कोटा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के असहज हो जाती है। केरल में ऐसी ही व्यवस्था है। केरल में 8% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में और 10% आरक्षण नौकरियों में धर्म के आधार पर दिया गया है, मुसलमानों को दिया गया है। वो धर्म के आधार पर है या नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु में भी करीब करीब सारी मुस्लिम जातियां आरक्षण के दायरे में हैं। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हित नहीं टकरा रहे हैं, जाहिर है वहाँ पर ये बहस नहीं होनी है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो ताकत मिल रही है जिसके दम पर वो केंद्र में सरकार चला रही है, वहाँ वो क्या कहने वाली है? क्या आने वाले दिनों में ये दिक्कतें सरकार के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं? ये बात बार बार इसीलिए कही जा रही है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी ने पूर्व में भी अपनी शर्तों को मनवाने में हमेशा बहुत अग्रेसिव तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही बारीक तरीके से सफलता पाई है जब जब वो केंद्र सरकार में सहयोगी रही है। उसने पहली एनडीए की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार का समर्थन किया था और आप जानते हैं कि किस तरह से मदद और इमदाद केंद्र से ले लेकर साइबराबाद बना दिया था। हैदराबाद को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी बन गई थी और जो विकास वहाँ देखा गया आंध्र प्रदेश में, वो जाहिर है एनडीए सरकार वाजपेयी जी की जो थी उससे मदद प्राप्त कर बनाई थी चंद्रबाबू नायडू में, और चंद्रबाबू नायडू ने उसके लिए वाजपेयी जी को क्रेडिट देने से भी कभी गुरेज नहीं किया। अपनी बातों को मनवाना और नेगोशिएशन तरीके से कर लेना, ये उनकी ताकत है, वो शायद इसमें सफल भी रहते हैं। और जाहिर है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि चुनाव लगातार वो कहते रहे कि वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, वो ओबीसी और पिछड़े और दलितों के आरक्षण को कम करने वाली बात है और ऐसा वो नहीं होने देंगे। लेकिन उनके सहयोगी कहते हैं कि यह तुष्टीकरण नहीं है और ये सोशल जस्टिस है, और सोशल जस्टिस के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बहस जारी रहेगी और जिस तरह से सियासत आज की तारीख में तय हो रही है, उसमें जाहिर है आने वाले दिनों में ये टकराव की स्थिति भी लेकर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में। सत्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा समझौते लेकर आती है, तो क्या ये समझौते इस टकराव पर भारी पड़ेंगे? क्या मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर एक कदम भारतीय जनता पार्टी पीछे खींच लेगी ऐसे में, जबकि उसके पास बहुमत नहीं है? या फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू को और अजीत पवार को कन्विंस कर लेगी? आने वाले दिनों में खबरें इस ओर अगर जाती हैं तो हमारी नज़रें भी इन्हीं खबरों पर रहेंगी। देखना यह है कि मुस्लिम आरक्षण का सवाल मोदी सरकार 3.0 के लिए गले की फांस बनता है या फिर उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होती है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।